वेलकम टू आवर चैनल संकल्प जीएस एकेडमी। संकल्प जीएस एकेडमी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मनसबदारी सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मनसबदारी सिस्टम थी उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको मनसबदारी सिस्टम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे जुड़ा क्वेश्चन और प्रीलिम्स में, मेंस में हो या किसी भी एग्जाम में हो, आप कभी गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप मनसबदारी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, कभी जीवन में आप इसे नहीं भूलेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पर। मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी। कब? मुगल के कार्यकाल में। ये किनके द्वारा लाया गया था? द ग्रेट अकबर के द्वारा लाया गया था। ये द ग्रेट अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर का कार्यकाल कितना था? 1526 एडी से 56 एडी से 1605 एडी। और ये जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, जो मनसबदारी सिस्टम थी, इसके दो कार्य थे। पहला कार्य क्या था? मिलिट्री फंक्शन को संचालन करना, दूसरा सिविलियन काम को संचालन करना। मनसब का अर्थ होता क्या है? मनसब का अर्थ होता है एक पद या एक ऑफिस, और मनसबदार कौन होते हैं? उस पद को होल्ड करने वाले या उस ऑफिस को होल्ड करने वाले। चलिए अब आप ये हम लोग देखते हैं हाँ कि कितने प्रकार के मनसबदार हुआ करते थे। देर आर टू टाइप्स ऑफ मनसबदार ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। पहले जो होते थे वो नकदी मनसबदार होते थे। नकदी मनसबदार कौन होते थे? जिनको सैलरी कैश में मिलता था। दूसरे होते थे जागीरदार मनसबदार। जागीरदार मनसबदार को पैसा कैसे मिलता था? इनको जागीर के रूप में पैसा सैलरी मिलता था। इट मीन्स जागीर का अर्थ होता है लैंड। ठीक है, ये किनको दिया जाता? जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे ना, जो महत्वपूर्ण लोग थे, उनको दिया जाता था, जागीर के रूप में सैलरी दिया जाता था। ठीक है, इनको जो जागीर दिया जाता था, उस जागीर से जो लैंड रेवेन्यू आता था, जो टैक्स आता था, वही उनकी सैलरी होती थी। अब हम लोग देखेंगे अब जागीर कितने प्रकार के होते थे। जागीर भी उस समय दो प्रकार के होते थे। एक होता था ट्रांसफरेबल जागीर, या इसको टनका जागीर बोलते हैं, और एक दूसरा होता था वतन जागीर या नॉन ट्रांसफरेबल जागीर। हाँ, पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसफरेबल जागीर। ट्रांसफरेबल जागीर में क्या होता था? किंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। किंग ज्यादा शक्तिशाली होते थे, और इसका जो लैंड रेवेन्यू होता था, ये जागीरदार को दे दिया जाता था। लैंड रेवेन्यू जितने होते सारे जागीरदार को दे दिए जाते थे। और ये क्या होते? ट्रांसफरेबल जागीर का कहने का मतलब ये एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को ट्रांसफर किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड अपॉन द किंग। अगर किंग चाहते तो आज इसके पास मनसबदार है तो कल इसके पास मनसबदार जा सकता था। आज राम के पास है तो कल रोहन के पास जा सकता था। हाँ, दूसरा है वतन जागीर या नॉन ट्रांसफरेबल जागीर। किंग के पास कम शक्ति होती थी। हाँ, किसमें? वतन जागीर में। ये जो जागीर दिया जाता था, ये आपको परमानेंटली आजीवन के लिए जागीर दिया जाता था। जागीर का कहने का अर्थ है लैंड। किंग इसको वापस नहीं ले सकता था। किंग कैन नॉट टेक अवे दिस जागीर्स। दिस जागीर्स आर हेरिडेटरी इन नेचर। मतलब कि आज राम को जागीर मिल गया तो परशुराम के बेटे को मिल गया, परशुराम के बेटे को, इस तरह से हेरिडेटरी था ये। कौन? वतन जागीर। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी जो लैंड रेवेन्यू होते थे, किसका? टंका जागीर का, वो किसको जाता था? जागीरदार मनसब को जाता था। इसमें से एक भी लैंड रेवेन्यू किसके पास नहीं जाता था? किंग के पास कोई रेवेन्यू नहीं जाता था। टंका जागीर वाला सारा जो लैंड रेवेन्यू से पैसा आता था, किसके पास जाता था? जागीरदार मनसब के पास जाता था। वहीं दूसरी ओर जो वतन जागीर थे, इनको 10% लैंड रेवेन्यू को देना पड़ता था किंग को, एज पेशकश, एज अ ट्रिब्यूट। हाँ, एज अ रिस्पेक्ट देना पड़ता था। कारण क्या था इसको 10% देने का? 10% देने का ये कारण था क्योंकि अब राजा इसको वापस नहीं ले सकता था, इसीलिए ये कंपनसेट करने के लिए 10% दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी दिखाने के लिए कि अभी भी कौन सुपीरियर है, किंग की अथॉरिटी है, ये दिखाने के लिए 10% मिनिमम आपको देना पड़ता था एज अ पेशकश। अब देखिए, हर एक मनसबदार के दो रैंक हुआ करते थे। एक होते थे जाट, दूसरा होता था सवार। जाट क्या? एक पर्सनल रैंकिंग है, पर्सनल सीनियोरिटी। मतलब आप राजा के यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, इस आधार पर आपको जाट की रैंकिंग दी जाती थी। जाट की रैंकिंग इस आधार पर दी जाती थी। दूसरा है सवार। सवार क्या होता है? ये सवार मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को दिया जाता था। ये सवार किनको
का रैंकिंग कैसे निर्धारण होता था? आपके पास कितने घुड़सवार हैं, आपके पास कितनी आर्मी है जो आप मेंटेन कर रहे हैं, इस आधार पे होता था सवार की रैंकिंग। और जाट की रैंकिंग पर्सनल रैंकिंग थी, कितने दिनों से आप राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, कितने फेथफुल हैं, इस आधार पे होता था। जो किंग के बहुत फेवरेट होते थे उनको बहुत बड़े बड़े काम की दिए जाते थे करने के लिए, और उनको ज्यादा से ज्यादा सवार दिया जाता था। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक मनसबदार को मान लीजिए 2000 जाट है, यानी पर्सनल रैंकिंग कितना 2000 है, और सवार उनके पास कितना 1500, तो इनकी नेट रैंकिंग कितनी होगी 3500 होगी नेट रैंकिंग। इसको देखिए ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए एक्स ग्राफ पे आपको जाट है और वाई पे आपको क्या है सवार है। तो जैसे ही आप इस ओर बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो लोग यंग पीपुल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सवार दिया जाता था, हाँ मोर इंपॉर्टेंट किंग्स को दिया जाता था। और जैसे ये ओल्ड पीपुल होंगे, सीनियर होंगे, इनको क्या जाट के रैंकिंग ज्यादा दी जाती थी। अब देखिए इम्यूलमेंट्स क्या थे, उनको क्या क्या और भी उपलब्धियां मिलती थी मनसबदार को, वो देखेंगे। इनको तो पर्सनल सैलरी मिलता था, लैंड रेवेन्यू जो जागीर से मिलता था, साथ ही साथ इनको अलाउंसेस भी मिलता था, भत्ता मिलता था, जो आर्मी मेंटेन करते थे सवार के रूप में उनके लिए भत्ता मिलता था। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा महाराजा जो थे, जो सम्राट के अंदर में थे, उनको जागीरदार मनसब दिया जाता था, और जो बहुत कम लेस इंपॉर्टेंट थे उनको नकदी मनसबदार दिया जाता था। वहीं वतन जागीर किनको दिया जाता था, मोस्ट पावरफुल जो मनसब होते थे उनको वतन जागीर दिया जाता था। देखिए कुछ कुछ करप्ट मनसबदार भी थे, वो करप्शन कैसे करते थे, हाँ ये क्या करते थे, जिस हिसाब से उनको सवार मेंटेन करना था, आर्मी मेंटेन करना था, वो मेंटेन नहीं करते थे, और जो पैसा उनको आर्मी को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था वो क्या कर लेते थे, वो अपने पास रख लेते थे। इस तरह से करप्ट मनसबदार करप्शन क्या करते थे। साथ ही साथ वो क्या करते थे, ओवर एक्सट्रैक्शन करते थे, पीजेंट से ना बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, देखिए मुगल एम्परर में जो भी जितने भी थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे थे, मनसबदार पे थे। हाँ आर्मी, मनसबदार के आर्मी पे डिपेंड थे वॉर के समय। देखिए रिश्ता कैसा था किसका, किंग का और मनसबदार का, इसको बोलते हैं पैट्रन क्लाइंट रिलेशन था, जिसमें पैट्रन के रूप में कौन थे, किंग थे, क्लाइंट के रूप में कौन थे, मनसबदार थे। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्या है मनसबदार, पैट्रन यहाँ, क्लाइंट यहाँ। पैट्रन क्या दे रहे हैं आपको, मनसब दे रहे हैं, जागीर दे रहे हैं, उसके बदला में किंग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आर्मी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लॉयलिटी। हाँ ये इन मनसबदारी सिस्टम अ गिव एंड टेक रिलेशन को एग्जिस्टेड बिटवीन द किंग एंड मनसबदार। किंग क्या दे रहा है, मनसब और जागीर, वेयर एज मनसब क्या दे रहा है, लॉयलिटी और मेंटेन आर्मी फॉर द किंग। ये रहा ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के बारे में इतना है, इससे ज्यादा आपको मनसबदारी सिस्टम में नहीं समझना है, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम क्या है, हाँ, और कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ मनसब मैंने बता दिया है। हाँ किस इसमें करप्शन कैसे हुआ, जाट सवार को बता दिया मैंने हाँ डायग्राम से भी बता दिया है कि जात और सवार में क्या अंतर थे। तो आई होप आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा मनसबदारी टॉपिक में। बहुत ही इजी टॉपिक था। हाँ और भी आप चाहते हैं कि इस तरह का टॉपिक मैं सिंगल टॉपिक आपको बनाया करूं, तो आप जरूर कमेंट में जाकर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट के, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो, और इसी तरह से मैं इतने क्लेरिफाई करके बता दूं। तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।